Good morning, student. This is chapter 3rd of History, class 11th, and the name of the chapter is An Empire Across 3 Continents. और इसमें हमारा जो टॉपिक चल रहा है द अर्ली एम्पायर. अच्छा, थोड़ा सा हम फीडबैक आपको देते हैं, थोड़ा सा एक बैक चलते हैं जिसमें हमने रोमन एम्पायर के बारे में स्टडी की थी और हमने ये बताया था कि ये जो रोमन एम्पायर है ये मेडिटेरियन सी के चारों तरफ फैला हुआ था. ये रोमन एम्पायर जो 3 कॉन्टिनेंट्स में फैला हुआ था और वो कॉन्टिनेंट्स थे आपके यूरोप, एशिया एंड अफ्रीका. ये एम्पायर अपने समय में बहुत ही पावरफुल था और साथ में हमने ये बताया कि इस रोमन एम्पायर की स्टडी करते हैं तो हम इसकी हिस्ट्री को 2 पार्ट्स में डिवाइड करते हैं और जो पार्ट डिवाइड करने के पीछे जो बेस हमने लिया है वो 3rd सेंचुरी लिया है. इट मीन्स 3rd सेंचुरी से पहले का जो टाइम है उसे हमने अर्ली और आफ्टर 3rd सेंचुरी को हमने लेट जो है एम्पायर बताया है. साथ ही हमने यहाँ पर आपको रोमन एम्पायर को कंपेयर किया था ईरान के साथ और जो ये रोमन एम्पायर को स्टैब्लिश करने के लिए कौन पर्सन का नाम या फाउंडर बोला जाता है तो वो है अगस्टस. अगस्टस इसका फर्स्ट एम्परर था जो 27 BC में इसे स्टैब्लिश किया था. उससे पहले रिपब्लिक यहाँ पे था. अगस्टस जूलियस सीजर का हायर था, वो उसका नेचुरल हायर नहीं था, अडॉप्टेड था. अगस्टस जो पर्सन था उसका टाइम पीरियड पीस के लिए जाना जाता था, लेकिन कहा जाता है कि जूलियस सीजर जो है उसके जितने भी सन्स थे उनको अगस्टस ने मार दिया और खुद उसका हायर बन बैठा. और यहाँ पे अगस्टस से पहले रिपब्लिक सिस्टम था जो मैंने पहले आपको बताया था और इस रिपब्लिक सिस्टम को जो है हटाकर प्रिंसिपेट सिस्टम लेके आया. तो ये प्रिंसिपेट सिस्टम क्या है? प्रिंसिपेट सिस्टम में क्या होता है कि एक बार जब रूलर गद्दी पे बैठ जाता है तो वो लाइफ टाइम वही रहता है और उसके बाद में उसके जो सन होते हैं या फिर जो अडॉप्टेड जो उसके सन होते हैं वो उसकी गद्दी पर बैठते हैं, उसके सिंहासन पर बैठते हैं. तो यहाँ रिपब्लिक का मतलब क्या है कि चूजन बाय द पीपल. तो यहाँ पे इलेक्टेड वाला सिस्टम को उसने हटा दिया था और प्रिंसिपेट सिस्टम को वो लेके आया था. अब हम बात करते हैं रोमन एम्पायर. अब हम रोमन एम्पायर की बात करते हैं तो 3 जो इंपॉर्टेंट प्लेयर है वो हमारे सामने आते हैं और वो प्लेयर है आपका एम्परर, आर्मी एंड सीनेट. सीनेट बहुत पावरफुल होता था और ये जो वेल्दी पर्सन हुआ करते थे उनके सीनेट में जो वेल्दी पर्सन है वो उसके मेंबर हुआ करते थे. आर्मी की बात करें तो आर्मी जो है वो एक एम्परर का जो फ्यूचर है, एम्परर की जो स्ट्रेंथ है वो उसकी आर्मी डिसाइड करती थी. आर्मी रोम की अगर बात करें तो वहां पे पेड आर्मी हुआ करती थी और एक परमानेंट आर्मी वो रखते थे क्योंकि अपने यहाँ पे एक्सपेंशन के लिए उन्हें आर्मी की रिक्वायरमेंट हुआ करती थी. अब इसको हम कंटिन्यू करते हैं आगे. तो हमारा 3 प्लेयर हो चुका है. तो स्टूडेंट पेज नंबर 62 के साथ हम कंटिन्यू करते हैं अपना टॉपिक द अर्ली एम्पायर. अब रोम एम्पायर जो है अपना एक्सटेंशन शुरू कर चुका है, वो उसकी बाउंड्री इंक्रीज करना शुरू कर चुका है और इसमें जो मोस्ट इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक था वो ये था डायरेक्ट रूल. यहाँ पे छोटी छोटी जो डिपेंडेंट किंगडम्स हुआ करती थी उनको रोम ने अपने साथ मिलाना शुरू कर दिया. ईस्ट में
डायरेक्शन की बात करें तो ऐसी बहुत सारी किंगडम्स हुआ करती थी जिन्हें उन्होंने अपने अंडर में कर लिया। और वेस्ट की बात करें, यूफ्रेट्स की तरफ की बात करें तो वहां पे ऐसी बहुत सारी किंगडम्स थी जो डिसअपेयर हो गई। डिसअपेयर का मतलब गायब नहीं हो गई, बल्कि रोमन एम्पायर ने उन्हें अपने कंट्रोल में कर लिया। अब हमारे पास एक एग्जाम्पल है यहाँ पे हेरोड्स किंगडम का। अब ये जो डिपेंडेंट किंगडम्स हुआ करती तो ऐसी ये बात नहीं है कि ये बहुत ज्यादा कमजोर थी, नहीं, इनमें बहुत सारी किंगडम्स ऐसी थी जो वेल्दी थी, जो प्रॉस्पेरिटी को लिए हुए थी। तो यहाँ पे एक ऐसी ही किंगडम का एग्जाम्पल हमारे पास है हेरोड्स किंगडम। हेरोड्स किंगडम जो है उसकी 5.4 मिलियन डिनार्स पर ईयर उसकी इनकम हुआ करती थी, जो कि 1,25,000 kg ऑफ गोल्ड के इक्वल थी। अब ये दिनार क्या है? दिनार वॉज अ रोमन सिल्वर कॉइन containing about 1.5 ग्राम ऑफ प्योर सिल्वर का कॉइन था ये। ओके, तो ये एग्जाम्पल हमें बताता है कि ये जो डिपेंडेंट किंगडम थी इनमें बहुत सारी वेल्दी भी हुआ करती थी, जो कि अब डायरेक्ट रूल के थ्रू रोमन के अंडर कंट्रोल हो चुकी है। लेकिन इटली एक ऐसा था जो अभी भी जो है इसके कंट्रोल में नहीं था। इट मीन्स उस समय जितनी भी टेरिटरीज थी वो क्या था, एम्पायर ने उन्हें ऑर्गेनाइज कर दिया। इट मीन्स रोमन एम्पायर ने उन्हें ऑर्गेनाइज कर दिया प्रोविंसेस में। अब जितनी पहले हमने बता दिया कि डायरेक्ट रूल की थ्रू जितनी भी किंगडम हुआ करती थी वो उनके कंट्रोल में हो चुकी थी, और अब उन्होंने क्या है, इनको प्रोविंसियस जो है वो डिक्लेयर कर दिया। इट मीन्स ये उन्हीं का पार्ट है, इन्हीं के ऊपर वो अब डायरेक्ट कंट्रोल करना शुरू कर दिए। अब एक सिस्टम उन्होंने जो है वो रखा, वो ये था कि ये प्रोविंशियस जो उन्होंने बनाई है उसके ऊपर टैक्स लगाया जाता था। टैक्स आज के समय भी और उस समय भी टैक्स जो इम्पोर्टेंट सोर्स था इनकम का किसी भी कंट्री का, किसी भी एम्पायर का, तो टैक्सेशन उनके ऊपर लगाया जाता था। अब सेकेंड सेंचुरी की बात करें तो जो एक्सटेंशन था रोमन एम्पायर का वो अपनी पीक पे था, चारों तरफ से ये फैला हुआ था। स्कॉटलैंड टू अर्मेनिया तक फैला हुआ था, सहारा टू यूफ्रेट्स रिवर तक ये फैला हुआ था। तो इतने बड़े एम्पायर को कंट्रोल करना आज के मॉडर्न टाइम में भी अगर हम इतने बड़े एम्पायर को कंट्रोल करते हैं तो बहुत सारी प्रॉब्लम होती है, तो वो वहां कैसे संभव हो पाया? तो इस क्वेश्चन का जो आंसर है उन्होंने अर्बनाइजेशन ऑफ द एम्पायर के थ्रू हमें मिलेगा। इट मीन्स वो एम्पायर था उसको अर्बन सेंटर्स में डिवाइड कर दिया गया था। मतलब या वहां का जो अर्बन सेंटर था वो इतना पावरफुल था, उसका एडमिनिस्ट्रेशन जो था इतना पावरफुल था कि इतने बड़े एम्पायर को आराम से कंट्रोल किया जा सकता था। तो हम यहाँ पे अर्बनाइजेशन के बारे में जाने। अब हम मेडिटेरियन सी की बात करते हैं, तो मेडिटेरियन सी जो है उसके जो किनारे की बात करें तो ये अर्बन सेंटर्स उनके चारों तरफ फैले हुए थे, जिसमें अर्बन सेंटर में जो मोस्ट इम्पोर्टेंट था वो थे आपके कार्थेज, अलेक्जेंड्रिया एंड द एंटिको। ये सारे के सारे मोस्ट इम्पोर्टेंट अर्बन सेंटर थे और बिगेस्ट भी थे। अब इनको क्या बोला है, अर्बन सेंटर्स को क्या बोला है, बेडरॉक ऑफ द इंपीरियल सिस्टम। बेडरॉक मतलब बेस देते हैं। जो इंपीरियल सिस्टम जहां पे एक्सटेंशन की बात हो रही है, इट मीन्स साम्राज्यवादी जो सिस्टम बना लिया है कि हम अपनी बाउंड्री को इंक्रीज करेंगे, तो इंपीरियल सिस्टम जो वहां पे लगाया था उसका ये बेडरॉक है, उसका ये बेस है, ये अर्बन सेंटर्स। इट मीन्स
आप साम्राज्य का विस्तार कर रहे हो और उसको अगर आप अपने कंट्रोल में नहीं कर पाओगे तो फिर बाउंड्री इंक्रीज करना बेकार है। तो आप इंपीरियल सिस्टम को फॉलो कर रहे हो तो इंटरनल जो आपका सिस्टम है वो भी स्ट्रोंग होना चाहिए ताकि फैले हुए एम्पायर को आप काफी समय तक होल्ड कर सको। तो यहाँ पे अर्बन सेंटर्स को हमने बेडरॉक बोला है और यहाँ पे अर्बन सेंटर्स क्या काम करेंगे, वो टैक्स का कलेक्शन करेंगे और यहाँ पे इस सिस्टम के द्वारा वो जो गवर्नमेंट जो है वो टैक्स कलेक्ट करने में सफल होती है। और ये टैक्स जो क्या है, एक एम्पायर की वेल्थ भी है भाई, टैक्स है तो इनकम है। अब टैक्स कौन कलेक्ट करता है, टैक्स कलेक्ट करेंगे अर्बन सेंटर्स। अब अर्बन सेंटर्स में कौन, तो यहाँ पे देखिए लोकल अपर क्लासेस की बात करते हैं हम लोग कि जो अपर क्लासेस जो लोग थे वो रोमन एम्पायर के साथ जो है कोलैबोरेट हो चुके हैं, वो उसके साथ मिल चुके हैं। क्यों मिल चुके हैं, क्या इनका कोई स्वार्थ है क्या, नहीं। तो यहाँ पे इन्होंने बोला है कि वो उनके साथ मिलने के पीछे उनका रीजन ये है कि अपने यहाँ पे जो एडमिनिस्ट्रेटिंग सिस्टम है, जो टैक्स कलेक्शन का जो सिस्टम है वो अच्छे से वर्क कर सके, ठीक है। इसलिए ये रोमन एम्पायर के साथ मिल चुके हैं। अब हमारे पास एक बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज यहाँ पे आती है कि रोम का जो पॉलिटिकल हिस्ट्री है उसमें एक चेंज देखने को मिलता है। यहाँ पे हमने बोला था कि उसका जो पॉलिटिकल पावर था वो उसी के हाथ में था। इट मीन्स उसने जो डिपेंडेंट किंगडम्स थे उनको अपने अंडर में किया, जितनी भी टेरिटरी थी उसे अपने कंट्रोल में किया और उनको प्रोविंसेस में डिवाइड कर दिया जिनसे उसको टैक्स मिलता था। अब नई चीज क्या देखने को मिली, नई चीज हमें यहाँ पे आती है कि रोमन एम्पायर अपने इन पे कंट्रोल करता था। अब ये क्या है कि ये पावरफुल हो चुकी हैं। अब ये पॉलिटिकल चेंज जो हमें देखने को मिला है अब ये है कि प्रोविंसेस जो है अब पावरफुल हो चुकी हैं। ये प्रोविंसेस जो है इसमें जो अपर क्लास के लोग हैं, जो पैसे वाले लोग जो हैं वो आर्मी प्रोवाइड कर रहे हैं इसको, इसके ऊपर जो हमें पहले भी मैंने बोला था कि आर्मी बहुत इंपॉर्टेंट है, तो ये आर्मी उसको प्रोवाइड कर रहे हैं। अब हमारे पास एक ऐसा न्यू एलाइट ऑफ एडमिनिस्ट्रेटर्स एंड मिलिट्री कमांडर्स मिलता है, एक न्यू ग्रुप हमें ऐसा मिलता है जो कि बहुत पावरफुल हो चुका है, जो आपके सीनेट, इट मीन्स सीनेटोरियल्स जो क्लासेस थे, जो मेंबर थे उससे ज्यादा पावरफुल हो चुका है। अब ये पावरफुल क्यों हुआ है, तो उसके पीछे रीजन ये है कि जो एम्परर्स हैं उनका सपोर्ट इनको मिल रहा है। इट मीन्स ये अपर क्लासेस के जो लोग हैं, जो प्रोविंसेस में रहते हैं, उनको एम्परर का सपोर्ट मिल रहा है और ये बदले में उसे एम्परर को क्या करते हैं, आर्मी प्रोवाइड करवाते हैं। एज दिस न्यू ग्रुप एमर्ज द एम्परर गैलिनस का न्यू नेम आता है हमारे पास, ये नया रूलर है आपका। तो यहाँ पे इसने क्या किया कि जो सीनेट्स जो इतनी पावरफुल होती थी अब उनको उसने पीछे कर दिया, उनको हटा दिया है फ्रॉम द मिलिट्री कमांड से। अब क्यों उसने हटाया है, क्योंकि उसे डर है कि वो उसके ऊपर कंट्रोल कर सकती है। तो अपने ऊपर कंट्रोल से बचने के लिए इन्होंने सीनेट को हटा दिया है। किस पर्सन ने हटा दिया है यहाँ पे, गैलिनस ने। ओके, तो ये हमारा क्लियर हो गया। तो यहाँ पे हमने क्या जाना, हमने ये जाना कि जो रोमन एम्पायर है उसने डायरेक्ट रूल के थ्रू बहुत सारे डिपेंडेंट किंगडम के ऊपर कंट्रोल कर लिया और उसको अब पूरा जो कंबाइन उसका एम्पायर है उसे प्रोविंसेस में डिवाइड कर दिया और ये उसको टैक्स देते थे।
इतने बड़े एरिया के ऊपर कंट्रोल करना कैसे पॉसिबल है? आपने एक टाइम पर आप उसको अपने कंट्रोल में रख सकते हो, लेकिन उसका सिस्टम चलाए रखना, उसे अपने कंट्रोल में बनाए रखना कैसे पॉसिबल है? तो उन्होंने अर्बनाइजेशन यहाँ पे बताया है कि मेडिटेरियन सी के आसपास बहुत सारे अर्बन सेंटर्स हुआ करते थे और ये इंपीरियल सिस्टम की बैकबोन बोलिए, बेस बोलिए था, क्योंकि ये टैक्स कलेक्ट करके देते थे। अब जो प्रोविंसेस के अंदर जो लोकल अपर क्लासेस थे वो रोमन एम्पायर के साथ मिल गए। ये लोग क्या करते थे? ये लोग आर्मी और टैक्स ये सब प्रोवाइड करवाया करते थे। इट मीन्स अब एक न्यू सिस्टम हमारे पास आ गया। पहले सीनेट था, अभी सीनेट वाला सिस्टम हट चुका है। अब ये सिस्टम, ये न्यू जो एलाइट ऑफ एडमिनिस्ट्रेटर एंड मिलिट्री कमांडर्स है, ये इसलिए पावरफुल हो गए क्योंकि एम्परर भी इनको सपोर्ट कर रहा था। और एम्परर कौन था वहां का? गैलिनस वहां का एम्परर था और उसने सीनेट के इंटरफेयर को उसने जो है हटा दिया। और कहा? फ्रॉम मिलिट्री कमांड से, क्योंकि वो नहीं चाहता था कि सीनेट उसके ऊपर कंट्रोल करे, इसलिए उसने उसको हटा दिया। क्लियर दिस? थैंक यू।